तो वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है वेक्टर। तो बेटा वेक्टर पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ से वेक्टर की शुरुआत हुई और वेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप इसको। जस्ट इसलिए नहीं कि हाँ इसका कोई डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। पहले तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इसका डायरेक्ट सवाल जेईई में उठ के नहीं आता कि दो वेक्टर का एडिशन कर दो या रिजल्ट निकाल दो, नहीं। पर इसकी एप्लीकेशन लगभग हर चैप्टर के अंदर आ जाती है। मैकेनिक्स के अंदर इतना ज़्यादा वेक्टर पढ़ोगे ना आप, कहीं ये वेक्टर कहीं वो वेक्टर, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटीज हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं सबकी सब ऑलमोस्ट सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी हम अब तक पढ़ते आ रहे थे, या फिर स्केलर का जिक्र ना भी किया हो तो भी। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज़ की। आप ये देखो कि चलो पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं वेक्टर, फील आ जाएगी आपको कि भैया चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यार वेक्टर का आज थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ेंगे। तो यार सबसे पहले बात आती है कि अब तक हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे जितनी की भी। तो यार जैसे मैं कुछ भी बोलता हूँ, मान लो मैंने बोला कि रोहित जाओ बाजार में और 10 किलो आम ले आओ, 10 किलो आम ले आओ, तो 10 kg मैंगो। तो 10 किलो आम, आम तो एक ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, चलो ठीक है, ये ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी किसकी है? आम का जिक्र चल रहा है अपना। तो यार उसको डिफाइन करने के लिए अपन ने क्या चीज यूज करी? 10 kg। अब 10 kg में दो चीज में डिवाइड करता हूँ, एक तो ये 10 वैल्यू और एक kg है। तो होता क्या है, अब तक हम पढ़ रहे थे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर जिनका हमने ध्यान नहीं दिया वो एक अलग बात है। नहीं तो अगर आप देखोगे तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें क्या हुआ, 10 क्या है अपने पास? मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड। और केजी क्या है आपके पास? यूनिट। समझ रहे हो? 10 किलो आम, 100 हाथी, 1 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, ये सब चीजें क्या है? एक मैग्नीट्यूड है और एक आपके पास यूनिट है, ठीक है। एक 10 यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और केजी आपके पास क्या है? यूनिट, ठीक है। तो ये अब तक तो समझ में आई थी, सारी बात जायज थी। अब मैंने कहा यार चलो मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम अब तक कैसे लिख रहे थे? फिजिकल क्वांटिटीज को हम किसी को भी किस तरीके से लिख रहे थे? मान लो एक एम और यू से डिनोट कर रहे थे, जिसका एक होता था मैग्नीट्यूड, एक होता था यूनिट। तो अब तक ये चल रहा था जितना जितना भी पढ़ रहे थे हम। तो यार मान लो अब नई बात एक आई कि यार मैंने किसी से रास्ता पूछा। मैं बोला यार कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मुझे रास्ता बताओ। उसने बोला कि यार यहाँ से दिल्ली 100 किलोमीटर है। तो क्या मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा? दिल्ली पहुँच जाऊँगा या नहीं पहुँच जाऊँगा, ये चीज़ सोचने की वाली है, ठीक है। 100 किलोमीटर यार मैं यहाँ खड़ा था, दिल्ली यहाँ था, और इसका बीच का डिस्टेंस 100 था। तो यार मैं यहाँ खड़ा था, मुझे किसी ने बोला कि 100 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है, तो मैं हो सकता है यहाँ 100 भाग जाऊँ, यहाँ 100 भाग जाऊँ, यहाँ 100 भाग जाऊँ, कहीं भी 100 भाग सकता था। तो यहाँ क्या अधूरा था? एक चीज अधूरी थी, वो क्या थी? डायरेक्शन अधूरी थी अपने पास, ठीक है बच्चों। तो यार अब एक बात आई कि यार हर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक मैग्नीट्यूड और यूनिट ही इनफ नहीं है। हो सकता है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए इनफ हो। मैंने बोला 10 किलो आम लिया, ठीक है, 10 किलो आम। अब सॉरी, इस चीज में कोई कंफ्यूजन है नहीं, 10 किलो आम में अब मैं इसकी कोई ये तो बताऊंगा नहीं, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तो जरूरत थी नहीं। लेकिन सारी यूनिट में ऐसा नहीं होता कि हम मतलब सिर्फ एक मैग्नीट्यूड और यूनिट से, सारी फिजिकल क्वांटिटीज में एक मैग्नीट्यूड और यूनिट से काम चला लें। कई जगह डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो वहां हमारा आ जाता है वेक्टर बेटा, ठीक है। वेक्टर यहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब भैया वेक्टर होता क्या है? अब एक वेक्टर टर्म आ गई जो मैंने बताया कि अब भी बताता हूं। अच्छा इससे पहले एक बात बताता हूँ, मैं एक एडवर्टीजमेंट आती थी या पता नहीं क्या थी, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहीं देखा या सुना है, स्टोरी थी या फिर एक बाप के 4 बच्चे थे, बड़े हरामी, मतलब सॉरी ये ऐसा
हरामी नहीं बोलना चाहिए, मतलब बड़े ही बेकार लोग। ठीक है, तो भैया हुआ क्या, उनका बाप पढ़ने वाला था, उनके बाप के पास थी बहुत सारा धन दौलत। क्या था ये बहुत सारा था, रिच रिच। ठीक है, तो धन दौलत बहुत ज़्यादा थी उसके बाप के पास। तो भैया बच्चे बड़े निकम्मे, उनको बाप के मरने का दुख नहीं है, लेकिन उनको बस ये है कि बाप जाते जाते ये बता जाए कि ये धन दौलत छुपी कहाँ हुई है। ठीक है, बाप भी बड़ा, मरते मरते भी बाप ने बड़ा दिमाग लगाया, पता नहीं क्या। बाप ने उनको निराश भी नहीं किया, लेकिन निराश कर भी दिया। क्यों? बाप ने बोला मरते मरते कि जो खजाना है ना, वो आम के पेड़ के नीचे छुपा है। ठीक है जी, आम के पेड़ के नीचे नहीं, आम के पेड़ के पास छुपा है। एक आम का पेड़ है उनके गार्डन में। यार आम कैसे बनता था, मैं आम बनाना भूल गया, ऐसे बनता था, बड़ी गंदी ड्राइंग। ये आम का पेड़ है, आम के पेड़ के पास छुपा है, और उसने एक और एंट्री दी कि इसके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर छुपा है। 5 किलोमीटर। बेटे तो बता दिया निकम्मे है। अब निकम्मे है तो बेटा 5 किलोमीटर के 5 मीटर ले लो यार, 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, 50 मीटर ले लेते हैं। 50 मीटर के एरिया में डिवाइडेड है, कहीं भी खजाना छुपा है, उसने बता दिया। बाप ने मरते मरते बोला कि यार आम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के पास 50 मीटर में कहीं ना कहीं खजाना छुपा है। तो भाई 50 मीटर बता दिया, आम का पेड़ बता दिया, लेकिन बापू ने डायरेक्शन नहीं बताई। हो सकता है 50 मीटर इधर जाके खोदना पड़े मुझे, हो सकता है 50 मीटर इधर आके खोदना पड़े मुझे, हो सकता है 50 मीटर इधर आके खोदना पड़े मुझे, हो सकता है इधर 50 मीटर, हो सकता है उधर 50 मीटर, हो सकता है नीचे 50 मीटर, हो सकता है इधर 50 मीटर, हो सकता है इधर 50 मीटर। बहुत सारे 50 मीटर के एरिया आ गए भैया। बात समझ में आई? तो यहाँ बेटे पड़ गए चक्कर में, कहाँ कहाँ खोदे, कहाँ कहाँ खोदे। तो खजाना तो वो निकाल ही लेंगे, अमाउंट बहुत बड़ी है, लेकिन दिक्कत क्या आई, स्टेटमेंट डिफाइंड नहीं थी ना वो पूरी की पूरी, डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज होती हैं। यार ये जो कहानी वहानी बता रहा हूँ ना, इसलिए बताता हूँ ताकि आपको एक कहानी के थ्रू दिमाग में छप जाए। तो कोशिश करना ध्यान से सुनो हर चीज़ को। यार अब जो वेक्टर क्वांटिटी बेटा होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। अब तक जो क्वांटिटीज पढ़ रहे थे हम, मतलब जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, एक वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है। स्केलर क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। अच्छा जी, तो अब एक नई बात आती है बेटा। अभी मैंने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, जो कि सही है, लेकिन क्या हर फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, तो अगर आप दिमाग लगाओगे, सोचोगे, तो बोलोगे हाँ होता है, पर बेटा ऐसा नहीं होता। हर एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब हर एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर हो, वैसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे आप, पूरा पूरा चैप्टर है 12th के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट, ये वायर है, इसमें से करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हम बताते हैं, ऐसे जा रहा है करंट या ऐसे जा रहा है करंट, तो डायरेक्शन तो इसकी है करंट की वायर के अंदर, और मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया? नहीं, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ एक रोल आता है सबसे बड़ा आपके पास कि वेक्टर क्वांटिटी का एक और नेसेसरी कंडीशन होती है बच्चे। तो सबसे पहले फटाफट से नोट कर लेना ये चीज। मैं स्केलर और वेक्टर बनाता हूं इधर, एक सेकंड बच्चे, मार्कर देख लेता हूं दूसरा। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। अरे वाह क्या चल रहा है मार्कर। तो स्केलर के पास अपन ने क्या बोला, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट लिख देते हैं, एक यूनिट भी होती है। इसके पास क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है इसका भी, दो कौन गुजरा है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट तो होता ही है, दूसरा डायरेक्शन होती है, और तीसरी बेटा जो कंडीशन है वो है अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लो, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
आ हा नई चीज आ गई भैया ये तो यार ओबेस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए ये 3 कंडीशन जरूरी है। मैग्नीट्यूड और यूनिट होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, प्लस थर्ड कंडीशन इसके बिना वेक्टर नहीं होगा वो। अगर ये नहीं है तो वेक्टर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये दोनों देखते ही बोल दिया वेक्टर है, नो। जब तक ये चीज कंफर्म नहीं है तब तक आप उसको वेक्टर नहीं बोलोगे। ये तीनों चीज में से तीनों की तीनों होनी चाहिए, एक भी अगर मिसिंग हुई तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड थर्ड उसको वेक्टर को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्केलर और वेक्टर होता है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है इसको देख के मत घबराना, ये मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यही बेसिकली चैप्टर है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन एप्लीकेशन होती है बेसिकली। तो ये आप नोट डाउन कर लो, ये नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। इसको मैं लिख देता हूं, नेसेसरी कंडीशन। ठीक है मेरे बच्चे, ये आ गया स्केलर और वेक्टर में फर्क। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल देख लें। तो यार एग्जांपल देखो, कोई भी मास, अभी तक 10 केजी 10 केजी बोले जा रहे थे, तो ये मास ही तो है। तो मास, स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड। उसके बाद क्या होता है, स्पीड हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में देखो, मैंने बोला कि यार मेरे को 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार था। ठीक है, तो 101 एक मैग्नीट्यूड हो गया, फ़ारेनहाइट यूनिट हो गई। उसके अलावा मुझे कुछ ज़रूरत है, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी क्या, बुखार की डायरेक्शन है कोई, भाई हो तो बता देना मुझे, मतलब तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन हो तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए टेम्परेचर क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो स्केलर क्वांटिटीज होगा। ठीक है, अब आता है इसके, इस पे आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल पे, वेक्टर के। वेक्टर का एग्जाम्पल क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो बेसिक है, आपको आता होगा ये सब, लेकिन अगर नहीं आता तो वेलोसिटी बता दूंगा क्या होता है। एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर लिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हो गई बच्चों। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या होता है। पॉज करके किसी को नोट करना तो कर लेना फटाफट बच्चों। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। यार फटाफट से एक स्टेटमेंट ध्यान रखो जरूर। मैंने अभी तक क्या बोला, कोई भी क्वांटिटी अगर उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो जरूरी नहीं है वो वेक्टर होगा। तो अब सबसे पहले बात आती है, इसकी एक स्टेटमेंट बनती है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ये जरूर लिख लेना, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग, इसको थोड़ा सा उल्टा के लिखते हैं, all vectors are having direction, but all physical quantity which are having direction, इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, all physical quantities having direction are not vector। समझे बात? अभी तक तो समझाता चल रहा था, क्या अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होगी, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि वेक्टर की 3 कंडीशन है, क्या, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, फिर डायरेक्शन, और फिर क्या, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए वो एडिशन को। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होगी, तो कंफर्म हो गया। लेकिन वही वाली बात, अगर किसी के पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तो वो वेक्टर होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और जब तक जो अभी तक जो पढ़ा है उसका एक सार, एक तरीके से उसकी समरी है, समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है बेटा, तो ये देख लो, इसको समझ लो, अगर समझ में ना आए तो मुझे बता दो। ठीक है, इसके बाद हम, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं अगला टॉपिक कराऊंगा तो,
अच्छा फटाफट से जल्दी से एक चीज देख लो, जल्दी जल्दी। वेक्टर को ना हम ऐसे बनाते हैं, एक वेक्टर का टेल होता है, एक वेक्टर का हेड होता है। ये एरो वाला जो ये हेड होता है, इसको टेल बोलते हैं। ठीक है, टेल वो होता है जो बिगिनिंग पॉइंट होता है, हेड वो होता है जो एंडिंग पॉइंट, जहां से शुरू हुआ और जहां गया वो होता है हेड। ठीक है, और जहां से शुरू हुआ वो टेल। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हो गया आपका वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। इसको हम किसी को मान लो ए वेक्टर है तो इसको ऐसे करके ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये ए है, इसका नाम है ए। ठीक है, और इसको वेक्टर, ये क्वांटिटी वेक्टर, तो इसके ऊपर एक छोटा सा एरो दिखा देते हैं, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। कहीं आपको ये लिखा मिल जाए ऐसे करके ऐसे, इसका मतलब क्या है, ये ए एक क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसका मोड है ये, और मॉड्यूलस, इसको बड़ी डंडों को बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब होता है मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू क्या है उस वेक्टर की। ठीक है, तो बेटा जो भी वेक्टर मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं ना, तो उसका जो लेंथ है ना, लेंथ वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है। ठीक है, और जो उसकी डायरेक्शन है तो वो तो आपको बताई थी कि कहां से शुरू और कहां पे खत्म होती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है और कुछ नहीं है, ये तो बेसिक चीज है, आपको पता ही होगी। ठीक है, इसमें कुछ बताने का था नहीं। अब आता है बेटा दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम किसे बोलते हैं, फटाफट से वो देख लो, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है बच्चों, दो वेक्टर को टेल से टेल मिला दो, ज्वाइन दी वेक्टर टेल टू टेल, vectors tail to tail, and the smallest angle between them is the angle between the two vectors। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लो, ज्वाइन द वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन कर लो, द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, उनके बीच पहले टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया, उनके बीच में जो एंगल स्मॉलेस्ट होगा वो एंगल बिटवीन देम कहलाएगा। ठीक है, तो अब फटाफट से बात करते हैं यार, पहले ज्वाइन करने की एक रूल होता है। ठीक है, आप किसी भी वेक्टर को ना ऐसे नहीं कहीं मर्जी उठा के कहीं मर्जी डाल दिया, वेक्टर की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मान लो ऐसे वेक्टर बना तो ये वेक्टर ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन इसको शिफ्टिंग कर सकते हैं। शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है बच्चे, इस लाइन के अलोंग, जो इसकी वेक्टर की लाइन है इसके अलोंग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। शर्त क्या होती है कि इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए और जिसका एंगल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अभी मान लो एंगल यहां से थीटा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, तो अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहां शिफ्ट कर दूं यहां, तो इसका अभी भी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा ही रहना चाहिए और लेंथ इतनी ही रहनी चाहिए जितनी ये थी। ये शर्त होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, वेक्टर को शिफ्ट करने का क्या क्या रूल होता है, एक तो हम वेक्टर को कहाँ का शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस लाइन के अलोंग कर दिया, ऐसे ही उठा के ऐसे 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 कर दिया, इधर उठा के इधर ले आया, इधर उठा के अंदर ले गया इस प्लेन के एग्जैक्टली। लेकिन क्या है, ये ऐसे है, उसका एंगल अभी हॉरिजॉन्टल के साथ इतना है, तो मैं कहीं भी उठा के रख दूं तो उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल उतना ही होना चाहिए, उसका एंगल नहीं बदलना चाहिए, साथ में जो इसकी लेंथ है वो बदलनी नहीं चाहिए। ये आप बात ध्यान में रखना। तो अब मैंने बोला कि दो वेक्टर है, उसको उनका एंगल क्या होगा वो देखते हैं फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। बेटा जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना तो दिमाग शार्प होगा। ठीक है, तो देखो ये एक वेक्टर, ये एंगल है 120 डिग्री। तो मैं क्या बोलूं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, जल्दी बता दो फटाफट से। क्या क्या 120 होगा, दिख रहा है साफ साफ लिख ही रखा है 120 है, तो 120 होगा। सही बात है, सही बात नहीं है, गलत बात है। क्यों, डेफिनेशन क्या थी, ज्वाइन द वेक्टर टेल टू टेल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम। पहली बात तो टेल टू टेल ज्वाइन करना है आपने, वही क्या है, टेल टू टेल ज्वाइंड है नहीं है। बी वेक्टर को उठा के या तो मैं शिफ्ट करूंगा या फिर ए वेक्टर को उठा के शिफ्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर को शिफ्ट कर रहा हूँ, मैंने लाइन डॉटेड लाइन एक्सटेंड करी और इसको उठा के इधर ले आया, इसको उठा के इधर ले आया, तो ऐसा कुछ वेक्टर बन गया, ये ए वेक्टर बन गया। अब ये एंगल इनके बीच का, ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा कितना था 180, ये कितना है 120, तो ये कितना है 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। आ गया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब फटाफट से देखो, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और पूरा कर देते हैं, जो डेफिनेशन है फटाफट से जल्दी जल्दी जल्दी। यार देखो, ये वेक्टर था, एक ये वेक्टर था, ये 30 डिग्री है,
मैंने टेल टू टेल ज्वाइन कर रखे हैं, इसके बीच का एंगल क्या होगा? ऐसे मत देखो, थोड़ा और गलती करके सीखेंगे अपन जानबूझ के। ये एंगल अपने को 300 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल टेल टू टेल ज्वाइन कर रखा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, हाँ टेल टू टेल ज्वाइंड है ए और बी वेक्टर, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। अब ए और बी ज्वाइन है, ठीक है जी। अब एंगल इनके बीच का क्या है? 300 है, बिल्कुल है, सही बात है। लेकिन मैंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट एंगल, ए और बी के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद क्या है? ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री इज द आंसर। तो यहाँ से अपने पास क्या आता है? जो थीटा किसी भी दो वेक्टर के बीच का थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अगर इससे इसके बाहर की लिमिट में आपका एंगल आ रहा है, इसका मतलब वो गलत है। यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, परेशानी वाली बात भी नहीं होनी चाहिए।